नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2009 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए अंतिम 25 प्रश्न। इसके पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने 50-50 करके जो है दो वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में देखते हैं जो शेष 25 प्रश्न बचे हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अब जो एक तरफ दिया हुआ है, जो दर्रा दिए हुए हैं मतलब पासेस दिए हुए हैं, और कहाँ पर स्थित है वो दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो कौन सा सुमेलित है मतलब करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे तुजू दर्रा के सामने मेघालय है तो आपका ये गलत है। जेलेपला मणिपुर गलत है। भोर घाट गोवा वो भी गलत है। पाल घाट केरल, तो पाल घाट जो है आपका कहाँ पे स्थित है, केरल में, ये आपका सही है। तो आपका विकल्प नंबर 4 सही है। तुजू जो है वो मणिपुर में है, जेलेपला सिक्किम में है, भोर घाट जो है आपका महाराष्ट्र में है। तो ये आपको जो है देख लेना है। अब जो दूसरा प्रश्न है इस वीडियो का वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में विभक्त किया। ये पूछा गया है, आपका प्रश्न जो पूछा गया है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राफ्ट महोदय ने, जेफरीज ने, स्वेज ने, या जो है आपका गुटेनबर्ग ने। तो आपको बताते चले कि जो जेफरीज महोदय थे उन्होंने भूकंपीय लहरों के अध्ययन के पश्चात पृथ्वी की 4 परतों में विभाजित किया, और वो 4 परतें जो है आपको मालूम है। कौन कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि दानेदार संरचना वाले आग्नेय शैलों के अंतर्गत एक नहीं है, 4 में से कौन सा एक नहीं है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पूमिक या डायोराइट। तो आपका जो प्यूमिक है वो आपका आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फाइलाइट किस प्रकार की रूपांतरित सेल है। ऑप्शन दिए हैं स्पर्श जनित रूपांतरण, स्वतः रूपांतरण, स्थानाभ्रंश रूपांतरण, प्रादेशिक रूपांतरण। तो फाइलाइट जो है प्रादेशिक रूपांतरण है। अब प्रादेशिक रूपांतरण होता क्या उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रादेशिक रूपांतरण की प्रक्रिया तब होती है जब पूरा रूपांतरण एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होता है, और रूपांतरण में अधिक ताप और संपीड़न के कारण चूने के पत्थर जो है संगमरमर में, बिटुमिनस जो है कोयला एंथ्राक्साइड में, शैल का स्लेट में, स्लेट का फाइलाइट में बदलाव हो जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय जो है केवल कृषि के उत्पादन से है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग का उत्पादन कृषि के साथ साथ फसल और सब्जियों के उत्पादन से है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय दुग्ध उत्पादन से है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय मक्का उत्पादन से। तो आपका जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कृषि के साथ साथ फल और सब्जियों के उत्पादन से है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन दिए हैं अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन या गुप्त संसाधन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका एक संभाव्य संसाधन है। अगला प्रश्न है कि नॉर्थ कोयला क्षेत्र किस देश में है। ऑप्शन दिए हैं फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, हॉलैंड। तो नॉर्थ जो कोयला क्षेत्र है वो आपका पड़ता है कहाँ पे, फ्रांस में पड़ता है। अब नॉर्थ के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है कि तो फ्रांस में जो है अधिकांश कोयला क्षेत्र उसके उत्तरी भाग में स्थित है, और उत्तरी भाग में पाल द कैले, लारेन और नॉर्थ, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर कोयला मतलब मिलता है। और हॉलैंड में जो प्रमुख रूप से कोयला है वो लिम्बर्ग बेसिन तथा पील बेसिन में मिलता है, तथा बेल्जियम में जो है सांब्रम्यूज घाटी में पाया जाता है, और ब्रिटेन में नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड घाटी, मिडलैंड और लंकाशायर क्षेत्र में जो है कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रांस में, जर्मनी में, ग्रेट ब्रिटेन में, रूस में। तो आपका जो है रूर सभी लोगों को मालूम है कहाँ पे है, जर्मनी में है। अब आपको रूर के बारे में ये जानना है कि रूर जो है वो जर्मनी का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, और इस क्षेत्र में जो है जर्मनी का लगभग 2/3 से अधिक इस्पात का निर्माण होता है, और लौह अयस्क के अतिरिक्त कोयला भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस क्षेत्र के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो हैं एलेन, डार्टमंड, आकेन, डसेल्डोर्फ। ठीक है, ये प्रमुख जो है केंद्र है। अगला प्रश्न है कि चीन में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग में कितने प्रतिशत भाग निवासित है, मतलब कि वहां पे हैबिटेबल है। ऑप्शन दिए हुए हैं 22%, 24%, 21% या 24%। तो 2001 की जो उस समय का जो था कंडीशन था उसके अनुसार 21% है। वर्तमान में भी लगभग में इतना ही है। अगला प्रश्न है कि कृषि योग्य
उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है? सामान्य सुलभ है, सर्वसुलभ है, विरल है या एकल है? तो कृषि योग्य जो मृदा है वो आपका सामान्य सुलभ जो है संसाधन है। और आपको बताते चले जैसे ऑक्सीजन हो गया वो आपका सर्वसुलभ संसाधन है। इसी तरह से जो विरल संसाधन के रूप में अगर उदाहरण देखा जाए तो सोना हो गया, और क्रायोलाइट जो है वो आपका एकल संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ऑप्शन दिया हुआ संसाधनों के उच्च विकास प्रदेश के अंतर्गत, संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत, संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं वाले प्रदेश के अंतर्गत, इनमें से किसी भी प्रदेश के अंतर्गत नहीं। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर एरियाज हैं और ट्रॉपिकल डेजर्ट जो रीजन्स हैं वो जो है संसाधनों के अल्प विकास वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण से आशय क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं संसाधनों का अनुप्रयोग, नॉन यूज ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है संसाधनों के उपयोग में कृपणता, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, और आवश्यकता होते हुए भी किसी भी संसाधन का जो है पृथक जो है करके संचित रखना। तो ये आपका जो है क्या है कि संसाधनों का अगर विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है तो वो संसाधन संरक्षण का जो है अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग देख लेते हैं, ऊपर कूट तो नहीं दिया हुआ है तो आपका जो है कूट जो है नहीं दिया हुआ, विवेकपूर्ण उपयोग जो है संसाधनों के संरक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल और ठोस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए हुए सीमेंट, हार्डवेयर, रसायन, पेट्रो रसायन। तो आपका जो रसायन उद्योग है उसमें जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। और आपको बताते चलें कि यह जो क्षेत्र है इसमें लगभग 15 लाख व्यक्ति जो है उद्योगों में कार्यरत हैं, और अधिकतर इन राज्यों के दक्षिणी भागों में जो है न्यू इंग्लैंड में उद्योगों की विविधता है। ठीक है, कई प्रकार के उद्योग यहाँ पे हैं। पूर्वी इंग्लैंड का जो केंद्र है वो बोस्टन है, और इसी भाग में महीन वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। अगला जो है प्रश्न पूछा गया है कि गोरकी कहा जाता है। गोरकी एक क्षेत्र है वहां का रूस का, तो कहा जाता है रूस का मैनचेस्टर, रूस का रूर, या रूस का पिट्सबर्ग, या रूस का डेट्रॉयट। तो जो गोरकी है वो कहा जाता है रूसी डेट्रॉयट। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा कि मैनचेस्टर, रूर, पिट्सबर्ग और डेट्रॉयट किन किन जो है पदार्थों के लिए फेमस है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अब आपको बताते चलें कि जो है जो लौह इस्पात उद्योग है रूस का, वो जो मुख्यतः केंद्रित है वो आपका जो है तुला एरिया, मॉस्को और लेनिनग्राड क्षेत्र में है। और तुला को जो है रूस का बर्किंघम जो है भी कहा जाता है। और ऑटोमोबाइल्स उद्योग प्रसिद्ध होने की वजह से गोरकी जो है रूस का जो है डेट्रॉयट कहलाता है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का प्रकार है, मतलब अभ्रक का कौन सा अयस्क है? ऑप्शन दिए हुए लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट और बायोटाइट। तो जो बायोटाइट है वो आपका अभ्रक का अयस्क है। और अगला प्रश्न जो पूछा गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षरता व कुल स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल है? तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसको आपको याद करके रखना है। जैसे उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो जो पुरुष हैं वो लगभग में 82% शिक्षित हैं, जबकि महिलाएं जो है 64.8% शिक्षित हैं। तो अगर आप अंतर निकालेंगे कि 82 माइनस 64.8 या लगभग में 65, तो आपका 16% अंतर आ जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार 21.6% जो है अंतर था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 16.3% जो है डिफरेंस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में जो है कथन दिए हुए, कारण दिए हुए और सही कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनना है कि सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन का स्तर बहुत ही निम्न है। दूसरा है कि भारत में उन सभी कारकों और संसाधनों का अभाव है जिनमें मानव जीवन की सार्थकता, उद्देश्य और जीवंतरता की संपूर्ति होती है। तो इसमें से जो आपका जो कथन है वो आपका पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन आपका जो है गलत है।
तो आपका जो विकल्प नंबर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं, आगे स्लाइड करते हैं कि एल नीनो क्या है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वायुमंडल की ऊपरी परतों पर चलने वाली वायुधारा, भारतीय मानसून की तीव्रता में सहायक व्यापारिक पवन, पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित गर्म जलधारा, पश्चिमी यूरोप के तट पर प्रवाहित शीतल जलधारा। तो जो एल नीनो है वो आपका जो है पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली जो है एक क्या है, गर्म जलधारा। ठीक है, और ये जो है पेरू के तट पर 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच प्रवाहित होती है और एल नीनो के प्रभाव से पेरू और चिली के तटवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा तथा प्लैंकटन, मछलियों एवं पक्षियों का विनाश हो जाता है। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व की जो मानसूनी जलवायु है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न जो है कथन और कारण वाला दिया हुआ है और सही कोट का चयन करना है। ठीक है, पहला है कि हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है, तो ये सही है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं तृतीय युग की निर्मित वलित पर्वतीय श्रृंखला है, तो ये भी सही है। अब आपको दोनों कथन और कारण जो है आपको मिलाने हैं, तो दोनों कथन और कारण भी सत्य, कथन और दोनों कथन सत्य है, मतलब कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की जो है व्याख्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सागर की गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है, नॉर्वेजियन सागर, अरब सागर, उसके बाद आपका जो है लाल सागर और उसके बाद जो है आपका जो है जापान सागर। तो जो लाल सागर उसमें गहराई पर जो है तापमान अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मरे महोदय ने, डेविस महोदय ने, डार्विन महोदय ने या गार्डियर महोदय ने। तो डेविस महोदय ने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी जो है अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जो भी प्रवाल भित्तियों से संबंधित सिद्धांत हैं उनके बारे में और उनके जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। तो अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया, स्थिर स्थल सिद्धांत मरे महोदय ने दिया, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय ने दिया और संशोधित अवतलन सिद्धांत डेविस महोदय ने दिया। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत। देखिए अभी यहाँ से आप और याद कर सकते हैं कि ज्वार भाटा संबंधी कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको आप याद कर सकते हैं। विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, तो ये आपका नहीं है। न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, हैरी हेस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत और लाप्लास का गतिक सिद्धांत। तो आपको बताते चले कि जो हैरी हेस का जो ये जो हैरिस का जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है उसे जो है आपका जो है दोलन सिद्धांत जो है कहा जाता है। ठीक है, अब आपने क्या है कि इसके पहले वाले प्रश्न में प्रवाल भित्तियों के जो उत्पत्ति संबंधी जो प्रतिपादक रहे उनके बारे में जान लिया। तो 4 सिद्धांत जो है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित है और उनके प्रतिपादक आपको याद कर लेना है। इसी तरह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी जो 4 सिद्धांत है उनको पूरी तरह से याद कर लेना, उनके जो प्रतिपादक है उनको याद कर लेना। इसमें कोई भी कंफ्यूज ना होने पाए, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं सर्ज, स्वेल, शेष या सुनामी। तो सागर में जो भी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उन्हें सुनामी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है या किस देश का शब्द है। और जो अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है वो है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाले लवण है। ठीक है, उसके प्रतिशतांक सबसे अधिक होता है, लगभग में जो है 74% जो है होता है। ठीक है, अब जो है आपने 2009 का पेपर सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से पेपर सॉल्व करेंगे 2006 का यूपी पीजीटी का भूगोल से संबंधित। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न पत्र काफी रोचक लगे होंगे और आगामी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पत्र जो हल किए जा रहे हैं व्याख्यात्मक रूप से वो आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करिए, खुद भी चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियोस का।
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।